प्रिंसिपल मैम, वो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा। कुसुम मैम कैसी है? अच्छा लगा मैम, आप तो नहीं थे मैम, अब अनम्यूट कर ली। आ गई मैम। नमस्कार। कानपुर विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय और बालानी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में अकादमिक लेखन कौशल और प्रकाशन यानी एकेडमिक राइटिंग स्किल एंड पब्लिशिंग विषयक इस एक दिवसीय से वेबिनार में, एक दिवसीय या 2 घंटे के लिए ही हम लोग हैं, लेकिन इसमें मैं सबका स्वागत करती हूँ। मैं देख रही हूँ कि हमारी काफ़ी अच्छी संख्या अभी जुड़ चुकी है इस वेबिनार में। बहुत कम समय में ये एक बड़ी संख्या है और इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यह जो विषय है अकादमिक राइटिंग स्किल और पब्लिशिंग, हम देख रहे हैं कि लेखन और पब्लिकेशन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में। हम कुछ लिखना भी चाहते हैं और खाली समय में, चाहे वो कहीं हम स्टेशन पे जाते ट्रेन में बैठते हुए हो, चाहे कहीं भी जब हमारे पास खाली समय मिलता है तो हम पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो फिर हमारे अंदर लिखने की इच्छा भी बलवती होती है। तो ऐसे समय में यदि हमारे अंदर ये इच्छा जागृत होती है और हम वाकई लिखना चाहते हैं, तो बेहतर और अकादमिक लेखन हम कैसे कर सकते हैं, प्रोफेशनल रूप में हम अपने लेखन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इस तरीके के वेबिनार का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण, और हमारी जो छात्राएं जुड़ी हुई हैं, यहाँ तक कि फैकल्टी जो सभी सदस्य जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसी उम्मीद है। हमारी प्राचार्य जी जुड़ चुकी हैं, तो मैम का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ बहुत बहुत। हमारी अभिभावक हैं, साथ ही हमारी जो अग्रजा हैं, अनुपमा मैम, मृदुला मैम आदि, और मैं देख पा रही हूँ जैसा तो हमारी शिक्षिका बहनें भी जुड़ी हुई हैं, तो मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम हमारा 1 ही घंटे का है, तो हमारे पास बहुत समय नहीं है। मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी हमारी प्राचार्य जी का कि वो विषय प्रवेश करें और स्वागत उद्बोधन दें। मैम। प्रिंसिपल मैम। मैं यहाँ से ट्राई करती हूँ मैम। जी जी। मैं दरअसल वो सूची भी नहीं देख पा रही मैम कि इसमें कौन कौन जुड़े हैं। अच्छा मैम, वहाँ एक साइन आता है जिसमें सारा पार्टिसिपेंट्स की हमें लिस्ट मिलते थे। मैं अब लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ तो मैं देख पा रही हूँ। अच्छा अच्छा। थैंक यू सोनम जी। क्या आवाज आ रही है? जी मैम, हम सुन पा रहे हैं। Now it's a matter of immense pleasure for being part of this national webinar on academic writing and skills and publishing, jointly organizing by Research Development Cell of Kanpur Vidya Mandir Mahila Mahavidyalaya Kanpur and Balani Infotech Private Limited. I welcome all fellow academicians and scholars in the webinar, and I extend sincere thanks on behalf of Kanpur Vidya Mandir Mahila Mahavidyalaya to Dr. Nikita Vajari, our resource person and relationship manager and communicator, Balani Infotech Private Limited, for sparing her valuable time for addressing today's webinar on such an important aspect of academic research, writing skill and publishing. No doubt, academic writing or scholarly writing help researchers and scholars to present ideas of their research analysis in and constructive and effective arguments
But though the purpose of scholarly writing can vary among disciplines, but the style of writing has very much common features to be followed by all researchers and scholars. And I'm sure that all fellow participants will be greatly benefited by the Dr. Nikita's talk, and I appreciate the sincere efforts made by our research development cell and wishing all the best for the great success of the webinar. With these words, I invite Dr. Sonam to please continue. धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर निकिता वंजारी मैम का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय के साथ उनको स्वागत के लिए उनको आमंत्रित करूंगी और उनका सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगी जैसा प्राचार्य जी ने हमारी अभिभावक के रूप में उनका स्वागत कर लिया। डॉक्टर निकिता वंजारी ने लक्ष्मी नारायणा इंस्टीट्यूट से जो कि नागपुर में है वहां से इन्होंने अपना अध्ययन किया, प्राथमिक अध्ययन किया। उसके बाद मास्टर्स और डॉक्टरेट इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से किया। इन्होंने कई सारे फेलोशिप भी प्राप्त किए जो कि इनकी शोध के क्षेत्र में इनकी विलक्षण प्रतिभा को भी दर्शाता है। RGNF और TQIP फेलोशिप इन्हें विशेष रूप से जो मिले थे और इसके साथ ही साथ इन्होंने 3 बेस्ट पोस्टर्स अपने रिसर्च वर्क के लिए भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जीते हैं। ये अभी रिलेशनशिप मैनेजर और साइंस कम्युनिकेटर के रूप में बालानी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत हैं। मैम, आपकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं चाहूँगी कि आप इस विषय को जो कि हमारे बच्चों को, हमारी जो भी जुड़े हुए सदस्य हैं, जो भी आपके श्रोता हैं, वो अकादमिक राइटिंग स्किल और पब्लिशिंग विषय आप अपना व्याख्यान दें। निकिता मैम, डॉक्टर निकिता वंजारी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मेरा आवाज सही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। बस मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो आप एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है कि नहीं। इसे मैं प्रेजेंटेशन मोड कर रही हूँ। मैम सही दिख रहा है? जी मैम, सही दिख रहा है। हाँ बस, थैंक यू सो मच। सबसे पहले कानपुर विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय का, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम अभी यहाँ आकर सबके साथ जुड़ सके और ये एकेडमिक राइटिंग स्किल्स पब्लिशिंग इस पे बात कर सके। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसमें शुरू है तो बंद कर दे ताकि एक तरह का, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग में वो आएगा। सो थैंक यू सो मच। आप हमारी प्रिंसिपल मैम का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, ये वेबिनार के लिए। मैं हमारी टीम में कनेक्ट करती हूँ। थैंक यू। तो सबसे पहले बहुत बड़ा धन्यवाद हमारी प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने ये उनके ऑर्गेनाइजेशन में करने के लिए ये मौका दिया है। इस वजह से हम आपसे और भी अच्छी तरीके से जुड़ सकते हैं। उस सबसे पहले जब हमने ये ईमेल किया था कुसुम मैम को, उन्होंने ये समझा कि इस तरह का जो डिस्कशन है, इस तरह के सेशंस जो है, ये हमें हमारे लिए जरूरत है। तो कुसुम मैम का भी बहुत बड़ा धन्यवाद और सोनम मैम का जो आज हमारे साथ इस तरह इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, तो बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। जो भी सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एकेडमिक राइटिंग स्किल्स एंड पब्लिशिंग। अब हम यहाँ सब लोग एकेडमिक बैकग्राउंड से आए हैं। आज की इस समय पर लिखना, एक रिसर्च पेपर हो या हमारा थीसिस हो, कोई भी भाषा में हम उसको लिख सकते हैं।
मोस्ट कॉमन भाषा जो है वो इंग्लिश आती है, बट बहुत सारी अलग जगहों पे अलग अलग भाषा में भी थीसिस और पेपर्स लिखे जाते हैं। जो राइटिंग का तरीका है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो सही है, पर आज के जमाने में इतना कंपटीशन है कि सही तरीके से लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे हम थीसिस लिख रहे हैं, चाहे हम रिसर्च लिख रहे हैं। और ये क्यों जरूरी है? इसे हम कहते हैं साइंटिफिक कम्युनिकेशन। क्या है साइंटिफिक कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो अलग अलग तरीके टूल्स है, यानी जो भी हमें मदद करने वाली चीजें हैं ये लिखने के लिए, वो क्या है। पब्लिकेशंस के बारे में जब हम बात करते हैं, उसमें से क्या वो रिसोर्सेस है जो पब्लिकेशंस भी देती है और हम उसका इस्तेमाल करके हमारा राइटिंग बेहतर कर सकते हैं। मैं बलानी इन्फोटेक से आई हूँ। बलानी ग्रुप आज के समय में लीडिंग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर है। हम बहुत सारे पब्लिकेशंस के साथ जुड़े हुए हैं और हम उन्हें मदद करते हैं। उनके ई और उनके वेब टूल्स बहुत सारे अच्छे अच्छे और सारे तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में वो प्रोवाइड कर सके। हम यहाँ पे 5000 प्लस पब्लिशर्स जो बाहर के देश के हैं, इंडिया के हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और उन यहाँ इंडिया में 60 से ज्यादा गलती हो गई, 60 से ज्यादा पब्लिशर्स है और इंडिया में 5000 से ज्यादा एजुकेशनल और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। हमने शुरू किया था आदित्य बुक से इन द ईयर 1987। आदित्य बुक शुरू हुआ था से। तब लाइब्रेरीज भी इस तरह की थी कि हर एक चीज प्रिंटेड फॉर्मेट में थी। समय के साथ चीजें ऑनलाइन भी प्रिफर होने लगी। 2001 में बलानी इन्फोटेक ई जर्नल्स के लिए शुरुआत हुई और उसके बाद में आई ग्रुप ई बुक्स और प्रिंट जर्नल, बुक्स और आर्टिकल्स दोनों के लिए 2007, 2006 और 2007 में शुरू किया गया बाय हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर कैलाश बलानी। सबसे पहले जितने भी हम पब्लिकेशंस और रिसोर्सेस और टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है हमारे रिसर्च में। और हमारे रिसर्च को जब हम लिखते हैं उस वक्त भी वो बहुत जरूरी है। क्यों ये रिसर्च हमें लिखना है? थीसिस क्या सिर्फ ये हमें इसलिए लिखना है कि हमने ये रिसर्च किया है तो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए एक प्रिंटेड फॉर्म में रहे? क्या और जरूरत कि हम हमारा रिसर्च लिखते हैं? इसे हम कहते हैं, को हम कहते हैं साइंटिफिक कम्युनिकेशन। क्या होता है कोई भी रिसर्च, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। इस वक्त कितनी मुश्किल बीमारियां हर तरफ चल रही है, कोविड हो या कैंसर हो, इस तरह की बीमारियों का रिसर्च अगर सबके पास पहुंच ना सका तो उसका जो काम है, जिस वजह से वो रिसर्च किया जा रहा है, उसका जो लाभ है वो हम नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए वो रिसर्च सबके पास पहुंचना बहुत जरूरी है। ये पहुंचता किस माध्यम से है, उस माध्यम को हम कह रहे हैं साइंटिफिक कम्युनिकेशन। ये दो तरह का कम्युनिकेशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी पेनिसिलिन का। इसे कहते हैं कि पेनिसिलिन का आविष्कार 1928 में हुआ था। उस जमाने में ऑनलाइन नहीं था, सब कुछ प्रिंटेड में था। पर एक रिसर्च जो 1897 में किया जा रहा था बाय अर्नेस्ट डॉन्चेंस, ये रिसर्चर है, उनका एक ई कोलाई और पेनिसिलिन ग्लेशियम पे जो उनका इंटरैक्शन स्टडी कर रहे 1897 पे, ये रिसर्च पेनिसिलिन के आविष्कार में भी बहुत मदद कर सकता था। इतना समय बीत गया 1897 से 1928। तो इस तरह का समय ना लगे और उसका फायदा हमें
सोशल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे हो सके। जो भी रिसर्च हम करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, हमारा रिसर्च इंडस्ट्री के पास पहुंच सके, गवर्नमेंट के पास पहुंच सके, और इन दी एंड ये रिसर्च सब लोगों की मदद कर सके, यही हम चाहते हैं। वो रिसर्च दो माध्यम के जरिए पहुंच सकता है। पहला, प्राइमरी कम्युनिकेशन। प्राइमरी कम्युनिकेशन उस तरह का रिसर्च है जिसे हम ओरिजिनल रिसर्च कहेंगे। जो रिसर्च मैंने किया है या जो अभ्यास मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किया है, वो अगर मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो मैं रिसर्च पेपर, ओरिजिनल रिसर्च पेपर, मैं खुद अपना रिसर्च पहली बार, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पहली बार मैं लिख रही हूँ और दुनिया के साथ उसे वो हो सकता है ओरिजिनल रिसर्च। दूसरा है थीसिस और डिसर्टेशन। आप देखते हैं, आप थीसिस लिखते हो, और थीसिस का ही एक प्रकार डिसर्टेशन को भी कहा जाता है। वो जब आप लिखते हो, वो भी आप खुद का रिसर्च लिख रहे हो, खुद की अभ्यास लिख रहे हो, तब उसे आप थीसिस और डिसर्टेशन में भी लिख सकते हो। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होती है हमारे सब्जेक्ट की। वो कॉन्फ्रेंस जब हम अटेंड करते हैं, वहां हम पोस्टर बताते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन होता है, पोस्टर प्रेजेंटेशन। वहां पे भी कॉन्फ्रेंस में जब जर्नल रिलीज होता है, हर कॉन्फ्रेंस का अपना जर्नल जब रिलीज होता है, उस जर्नल में जब हम आर्टिकल्स प्रेजेंट करते हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स कहा जाता है, वो भी हम हमारी पहली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, मैं वो सोर्स हूँ और मेरा इंफॉर्मेशन मैं फर्स्ट हैंड शेयर कर रही हूँ। दूसरा माध्यम है सेकेंडरी कम्युनिकेशन। ये मोटा मोटा डिफरेंशिएशन है हमारे समझने के लिए। सेकेंडरी कम्युनिकेशन, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, इसे मैं कहूंगी ये ओरिजिनल नहीं है, ये मैंने रिसर्च नहीं किया है। इसे हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिव्यू पेपर, लिटरेचर पेपर, ये सब आपने देखा ही होगा आपके रिसर्च के दौरान, या आप इसे देखने वाले होंगे। रिव्यू पेपर और लिटरेचर रिव्यू, ये उस तरह का इंफॉर्मेशन है जैसे बहुत सारा डेटा एक टॉपिक पे जब आ जाता है, बहुत सारे लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब हम उसे पढ़ते हैं, हमारा खुद का नजरिया क्या है, हमारा खुद का अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के लिए क्या है, और बहुत सारी जब इंफॉर्मेशन हमारे नजरिए से, हमें हमारी समझ के जरिए हमें लिखना है, तो रिव्यू पेपर और लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से हम उसे कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर मैं 10-15 आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ तो बहुत समय लगता है। अगर किसी चीज का मुझे अंडरस्टैंडिंग करना है, तो रिव्यू पेपर और लिटरेचर रिव्यू के जरिए मैं बहुत कम समय में उसके बारे में समझ सकती हूँ। मेटा एनालिसिस, अगर किसी सब्जेक्ट पे, जनरली ये आप मेडिकल फील्ड में ले लीजिए, एक मेडिकल टॉपिक के ऊपर बहुत सारी स्टडीज होती है। तो जब कोई भी सब्जेक्ट पे बहुत सारा रिसर्च हुआ होता है, तो उस रिसर्च को एकत्र लाने में मेटा एनालिसिस, बहुत सारे एनालिसिस को एकत्र लाके अगेन आप उसको जब पब्लिश करते हैं, तब उसको मेटा एनालिसिस कहा जाता है। ये भी बहुत ज्यादा रिसर्च, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तरह की इंफॉर्मेशन एक में बताई जाती है, उसे मेटा एनालिसिस होता है। आप बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं, उसमें भी सेकेंडरी कम्युनिकेशंस, जो बातें कही गई है, जो बातें हो चुकी है पहले, वो बुक्स में आई जाती है। स्पीचेस और एडिटोरियल इंफॉर्मेशन, एडिटर्स भी अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जर्नल्स में एक एडिटोरियल सेक्शन होता है, वो भी अपना सेकेंडरी कम्युनिकेशन करते हैं। आपने देखा होगा कि प्राइमरी कम्युनिकेशन में पेटेंट आपने सुना होगा, उसमें भी जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो रिसर्च ओरिजिनल होता है, बट उस ओरिजिनल रिसर्च पे, क्योंकि वो पेटेंट है, वो पूरा का पूरा हम पढ़ नहीं सकते। सिर्फ एक ऊपर की इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है, बट इन डेप्थ पेटेंट जो होता है वो भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, पर इन डेप्थ क्योंकि वो हमारे साथ शेयर नहीं किया हुआ है, वो उसके थ्रू कुछ
प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या वो इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, तो वो पेटेंट के हिसाब से पेटेंट में भी उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट उसका एक अपना अलग जरिया है, बट वो भी एक ओरिजिनल रिसर्च है। इस तरह का कम्युनिकेशन जब हम साइंस में करते हैं बहुत जरूरी है। भले ही हमें हमारे एकेडमिक्स में जब हम रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, वो एक रेप्यूटेशन तो डेफिनेटली एक बाय प्रोडक्ट है। मैं कहूंगी कि जब आप पब्लिश करते हैं, लोग आपको बड़े रिस्पेक्टेड नजरिए से देखते हैं। अगर आपके पेपर इंडेक्स जर्नल में है, तो वो जो मान सम्मान आपको मिलता है वो क्यों नहीं आपको मिले, और क्यों ना आपका रिसर्च सबके साथ कम्युनिकेट हो सके, वो काम कर सके जिसके लिए हमने वो रिसर्च किया है। अब मैं अगर मेरा रिसर्च पब्लिश कर रही हूँ, तो एज अ ऑथर मेरा क्वालिटी और क्वांटिटी एक तरह का एस्टिमेशन, जिससे पता चले कि मेरी रेप्यूटेशन कितनी है, मेरा रिस्पेक्ट, मेरा क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वांटिटी ऑफ वर्क के जरिए मेरा एच इंडेक्स क्या है। वो एच इंडेक्स एक तरह का अनुमान है जो पब्लिकेशंस अपने आप कैलकुलेट करती है और उनके वेबसाइट पे होता है। एच इंडेक्स जर्नल्स के भी होते हैं, एच इंडेक्स इंडिविजुअल के भी होते हैं, और वो इंडिविजुअल का एक एग्जाम्पल दिया गया है, एच जे किम। ये साउथ कोरिया से है, इनका यूनिवर्सिटी का ये नाम है, और इनका एच इंडेक्स आप देख लीजिए 332। ये मैंने लिया है इस वेबसाइट से, ये मैंने मेंशन किया है क्योंकि ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पहले की वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लेगरिज्म ना हो सके वेबसाइट का नाम देके रखा हुआ है। ये 2023 का डेटा है और इनका एच इंडेक्स देख लीजिए। रोनाल्ड सी केसलर यूनाइटेड स्टेट्स से नंबर 2 पे है। तो जब एक ऑथर का एच इंडेक्स होता है, ये एक अनुमान है उसने कितने ज्यादा पेपर पब्लिश किए हैं और कितने अच्छे पेपर पब्लिश किए हैं। ये अनुमान पब्लिकेशन में सबमिटेड होता है, पर हमारे अंदाजे के लिए ये एच इंडेक्स क्या है। जैसे निकिता वंजारी के 7 पेपर है, तो कह लीजिए ये 7 पेपर का वैल्यू आता है NP, और उस पेपर के साइटेशन क्या होता है कि किसी ने मेरा रिसर्च जब मैंने पब्लिश किया, कम्युनिकेट किया, तो उस रिसर्च के जरिए किसी ने एक तरह का सपोर्ट, रिसर्च आइडिया या अपने काम में, जैसे आज मैंने ये जहां से लिया है उसका वेबसाइट लिंक, उसको क्रेडिट दे दिया है कि ये मेरा नहीं है, आपका डेटा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उसी तरीके से मेरे रिसर्च से कोई अगर मदद लेता है, तो वो अपने रेफरेंस सेक्शन में मेरा साइट रेफरेंसिंग में मुझे साइट करता है, एक मेरा आर्टिकल का इंफॉर्मेशन, पुस्तक का इंफॉर्मेशन अपने रेफरेंस सेक्शन में डालते हैं, और उस वजह से मेरा साइटेशंस इंप्रूव होता है, यानी मेरे काम दूसरों के काम आया है, उस वजह से मेरा नंबर ऑफ कितने लोगों ने उसे इस्तेमाल किया है उस हिसाब से वो बढ़ता जाता है। मेरा पहला पेपर 129 लोगों ने अपने काम में इस्तेमाल किया है। ये हमेशा इस तरह से बड़ा होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ एच शुड बी हायर देन नंबर ऑफ पेपर्स। दूसरा पेपर नंबर 2, 76 लोगों ने उसे अपने काम में इस्तेमाल किया है, कॉपी नहीं किया है, एक तरह से मदद ली गई है। 76 ज्यादा संख्या ज्यादा है। तीसरा पेपर 18, 3 से ज्यादा संख्या 18 की है। चौथा पेपर 16 लोगों ने, पांचवा पेपर 8 लोगों ने, पर मेरा छठा पेपर बहुत कम लोगों ने अपने रेफरेंस में यूज किया है, अपने काम में किया है, तो मेरा घट गया, 3 पे आ गया। इस तरह से क्वालिटी कम होते गई, साइटेशंस कम होते गए, अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो मेरा एच इंडेक्स 5 पे आकर रुक जाता है, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ पेपर्स जो जितने हैं, साइटेशंस उससे ज्यादा होने चाहिए। उस हिसाब से ये एक ओवरऑल अंदाजा आप समझ लीजिए। ये काफी कॉम्प्लिकेट हो सकता है, क्योंकि अगर मेरा पहला पेपर 1999 में आया है, आज 2023 है, तो ये पूरा इकट्ठा इतने सालों का, जितने भी साल
और ध्यान रखिए इंडेक्स जर्नल में ही ये जब होगा तब काउंट होगा। अगर आप फेक पब्लिकेशंस में कर रहे हैं या इंडेक्सिंग में नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। तो जो भी अप्स एंड डाउन्स होता है, हो सकता है मेरा 8वां 9वां पेपर साइटेशन ज्यादा हो, तो उस हिसाब से पब्लिकेशन कैलकुलेट करती है, पर एक आपके अंदाजे के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एच इंडेक्स अगर 332 है, इसका मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी का जब हिसाब आता है तो इतने लोगों ने तो उनको साइट मिनिमम से मिनिमम किया ही होगा उनके हर पेपर को। तो अब उनके कितने भी पेपर हो सकते हैं, उनके हर पेपर को 332 लोगों ने तो अपने काम में रेफर किया ही किया है। बहुत बड़ी संख्या है। अब हमने साइटेशंस के बारे में बात किया है, हमने उसको समझ लिया कि जब मैं कोई काम करती हूँ और मेरे काम का कोई सपोर्ट लेता है कोई भी रिसर्चर हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट या कहीं से भी हो सकता है, तो मेरे आइडिया अगर वो वहां से ले रहे हैं तो अब मेरा काम उनके आर्टिकल में, उनके किताब में मेंशन होना चाहिए रेफरेंस सेक्शन में। ये साइटेशन है। इम्पैक्ट फैक्टर भी एक अलग टर्म है जो पब्लिकेशन में बहुत कॉमन है। ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है A/B। ध्यान में रखिए, इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करने वाली कंपनी है क्लैरिवेट एनालिटिक्स। अगर आप फेक पब्लिकेशन में कोई इम्पैक्ट फैक्टर देखते हो वो गलत है। क्लैरिवेट एनालिटिक्स जो इंडेक्स जर्नल होते हैं उन्हीं में से वो इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, उन्हीं जर्नल्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है। फेक का जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है जो वो क्लेम करते हैं 4-5, वो गलत होता है। 2022 का डेटा 2023 में रिलीज किया जाता है और किस तरीके से कैलकुलेट होता है A/B। ये भी एक ओवरऑल अंदाजा आपके लिए, वो कैलकुलेट करते हैं एक अंदाजे के लिए कि किस तरह से होता है। A है जितने आर्टिकल्स उस पब्लिकेशन जर्नल में हैं। एक जर्नल का नाम है एक्स जर्नल। ये जर्नल इंग्लिश लैंग्वेज पे जर्नल आर्टिकल्स प्रिंट करती है। इंग्लिश कोई भी टॉपिक हो सकता है। ये 2 सालों में, अगर 2022 का डेटा है जो 23 में रिलीज हो रहा है, पर 22 के डेटा के लिए आपको इंफॉर्मेशन लगेगी 20 और 21 में कितनी बार वो आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है साइट किया गया है इंडेक्स जर्नल में, अपॉन जितना आर्टिकल रिव्यू और रिसर्च दोनों मिलके पब्लिश किया गया उस 2 साल में। तो कितना ज्यादा जरूरी है साइटेशन। साइटेशन अगर जितने आर्टिकल्स उस पेपर में उस जर्नल में पब्लिश किया गया है, हो सकता है 10, उस 10 आर्टिकल में से बहुत सारे उस 10 पब्लिकेशंस की जो उसमें से अगर 6 को भी बहुत अच्छे साइटेशंस मिले, 4 को नहीं मिले, 6 को अच्छे साइटेशन मिले तो इम्पैक्ट फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। पर अगर 4 को ही साइटेशंस आए, 6 को नहीं आए, इम्पैक्ट फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए जब पब्लिकेशन कोई पेपर एक्सेप्ट करती है, भले ही आपका क्वालिटी ऑफ पेपर बहुत सही है, वो देखती है बारीक बारीक चीजों पे, किस वजह से साइटेशंस, क्या हमारे पब्लिकेशंस का खराब हो जाएगा, क्या वो पॉइंट्स है जो एक पब्लिकेशन देखते हैं एक्सेप्ट करने से पहले, वो सारी भी चीजें हम देखेंगे। पर साइटेशंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर आपने साइटेशन सही से तो प्लेगरिज्म, चोरी, रिसर्च की जो चोरी होती है, अगर उसमें आपका नाम आ जाता है गलती से, रेप्यूटेशन जितना अच्छा होना है वो एक आर्टिकल से बहुत बिगड़ जाता है। आपने बहुत किसी साइटेशन किस तरीके से होते हैं, उनकी अपनी स्टाइल है। वो स्टाइल कॉमनली इस तरीके से है जो जर्नल एक्सेप्ट करती है। कोई भी अगर आप जर्नल में पब्लिश करना चाहते हैं, उनके गाइडलाइंस होते हैं, उसको जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे ये इजीली मेंशन किया जाता है। पहली बार मेंशन कर रहे हैं, पहली बार पेपर लिख रहे हैं, तो आपको ध्यान में आएगा कि कितने सारे हर जर्नल के अलग अलग स्टाइल है, क्या होते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बहुत कॉमन स्टाइल। अगर आपका सब्जेक्ट एरिया है साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशल साइंस, बिजनेस, नर्सिंग एंड कम्युनिकेशन,
ये स्टाइल जर्नल्स के ये स्टाइल फॉलो करते हैं। क्या की फीचर्स है? एपीए स्टाइल बहुत ज्यादा ध्यान देता है ऑथर पे, डेट पे, इन टेक्स्ट साइटेशन, टेक्स्ट के अंदर जिस तरह का फॉर्मेट है वो सारी 1 2 3 लिखना है या ऑथर के नाम के साथ इट ऑल लिखना है, ये सारी चीजें बताई जाती है। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये इन एसोसिएशन ने एक अलग स्टाइल बनाया है फॉर लिटरेचर, लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज। सब्जेक्ट के आधार पर आपके जर्नल्स एक तरह का स्टाइल रखती है। वो स्टाइल जरूरी है क्योंकि अगर आप ह्यूमैनिटीज के पेपर पढ़ते हैं तो अगर एक ही स्टाइल मेंटेन किया जाएगा पढ़ने वालों के लिए वो बहुत आसान हो जाता है समझना कि हाँ ये स्टाइल है। उन एक झलक में उनको पता चल जाता है कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत आसान होता है। अगर आप मेडिसिन, मेडिकल साइंस, बायोमेडिकल से है तो एएमए स्टाइल फॉलो किया जाता है। हिस्ट्री, आर्ट्स, आर्ट हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस में शिकागो मैनुअल स्टाइल होता है। IEEE स्टाइल है इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए। और ACS, इस पब्लिकेशन के बारे में हम आगे बात भी करने वाले हैं। ये केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और केमिकल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट में ACS स्टाइल के साइटेशन, रेफरेंसिंग में फॉलो किया जाता है। फिर वेरियस डिसिप्लिन्स, सोशल साइंस, बिजनेस में हार्वर्ड स्टाइल भी होता है। अब ये स्टाइल तो सब्जेक्ट वाइज हो गए, पर इस स्टाइल में क्या इंफॉर्मेशन है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस आजकल बहुत आप देखते हो, ये एक साइन है ओपन एक्सेस का। इस तरह का जब आप देखते हो खुला हुआ है, इसका मतलब अगर आपके घर को लॉक है तो वो लॉक में घर पे अगर आपको जाना है तो घर का मालिक होना जरूरी है, वो मालिक से आपको परमिशन होना जरूरी है, तभी आप घर के अंदर घुस सकते हैं। पर यहाँ घर में घुसने के लिए मालिक ने लॉक खोल के रखा हुआ है, आप कभी भी आइए, रहिए और चले जाइए। साइंस में, आर्टिकल्स में ये किस तरह का काम आता है? इसका मतलब है अगर मेरा रिसर्च मैंने जो किया है, मेरा काम मैंने इंटरनेट पे पब्लिक को इस्तेमाल करने के लिए बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कोई अड़थड़े के वो मेरा आर्टिकल एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने की एज अ ऑथर मुझे चार्जेस भरने पड़ेंगे। साइंस में आपको वो करना पड़ेगा, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस जो होता है वो मुझे देना पड़ेगा। अगर गोल्ड ओपन एक्सेस है, इसमें जो फीस मुझे जर्नल को देना पड़ता है वो फीस जो है उसे कहते हैं आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस। एक बार मैंने ये भर दिया, मेरा आर्टिकल ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी आकर उसमें से रिसर्च आइडियाज ले सकता है, कॉपी नहीं कर सकता। प्लेगरिज्म अभी भी अलाउड नहीं है। ग्रीन ओपन एक्सेस में क्या होता है? अगर मैंने मेरा आर्टिकल पब्लिकली करना है, यहाँ पे एम्बार्गो पीरियड होता है। ये एम्बार्गो पीरियड उस समय को कहा जाता है जिस समय में ये जो आर्टिकल है ये सब्सक्रिप्शन की तरह काम करता है। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट पढ़ सकते हो आप, कीवर्ड पढ़ सकते हो। अगर आपकी लाइब्रेरी को वो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है तो ही आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी सब्सक्राइब्ड है उस जर्नल के लिए तो, या फिर एज एन इंडिविजुअल अगर आप उतना पैसा भरोगे तो ही आप वो एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज ओपन एक्सेस, इसके लिए कोई लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है, आप आपके घर के माध्यम से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। पर कुछ समय के लिए नहीं कर सकते, उस समय को कहते हैं एम्बार्गो पीरियड। इंटरनेट पे शार्पेरो रोमियो करके एक सर्विस है जिससे आपको पता चलता है कि कौन सा आर्टिकल कितने समय के लिए एम्बार्गो पीरियड में रहता है। ये डिपेंड करता है ऑथर, जर्नल के ऊपर कि कितने समय के लिए, उस एक समय के पश्चात वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, आप उसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, वो ओपन एक्सेस की तरह रहेगा। लाइसेंस एक दूसरा तरीका है, लाइसेंस के माध्यम से, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, इसके माध्यम से 6 तरह के लाइसेंस होते हैं। क्योंकि एज अ ऑथर मुझे अपने काम के लिए मैं थोड़ा प्रोटेक्टिव हूँ, मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा रिसर्च गलत काम के लिए इस्तेमाल ना करे, और अगर इस्तेमाल करे तो
कोई तरह की पेनल्टी में उसको पेनल्टी करवा सकूं। तो यहाँ पे CC BY बहुत अलग तरीके से, आप जब जर्नल पे जाओगे और ओपन एक्सेस हर जर्नल का जब आप पढ़ोगे, पब्लिकेशन का पढ़ोगे, तब वहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको जो लाइसेंस सही लगता है उस हिसाब से जो भी स्ट्रक्चर है पैसों का वो डिजाइन होगा और उस हिसाब से आपका आर्टिकल होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। CC BY लाइसेंस में चूज करती हूँ। इसमें क्या होता है कि कोई भी मेरा जो काम है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस काम पे आप रिसर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना काम बना सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे आप कर सकते हो, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बट आप सपोर्ट ले सकते हो। तो इसके लिए CC BY का ऑप्शन है। इस तरह के अलग अलग लाइसेंसिंग होते हैं। तो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए ये ओपन एक्सेस समय के साथ बदलता है। लिस्ट ऑफ सारे ओपन एक्सेस जर्नल कौन से है वर्ल्ड वाइड, ये इंफॉर्मेशन आपको DOAG वेबसाइट पे आप चले जाइए, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओपन एक्सेस का फायदा क्या होता है? गलत इस्तेमाल, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह का है। सही इस्तेमाल अगर आप करोगे तो जब आप कोई रिसर्च करने जाते हो और आपके लाइब्रेरी के पास उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, आप वो रिसर्च नहीं देख पाते हो, आपका काम उससे अफेक्ट होता है। एज अ ऑथर मैं चाहूंगी कि मेरा काम सबकी मदद कर सके, ताकि वो उस पे से मेरा काम आगे बढ़ सके। जितना मेरे को मुझे हुआ उतना मैंने PhD में 5 साल में किया, उसके आगे का काम बाकी लोग करें, ताकि मेरा भी काम आगे बढ़ सके उनके साथ। ओपन एक्सेस ये सबसे अच्छा तरीका है। सब्सक्रिप्शन कॉस्ट हाई होता, इसका जो आर्टिकल प्रोसेसिंग कॉस्ट हाई होता है। जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल होते हैं उसका कॉस्ट थोड़ा कम होता है। इसीलिए फंडिंग एजेंसी का होना बहुत जरूरी है। जो भी फंडिंग एजेंसी आपके रिसर्च को फंड करती है वो ये प्रोसेसिंग चार्जेस भी अफोर्ड करती है आपको, उस वजह से आप आसानी से पब्लिश कर सकते हैं। अब आप वेरियस टूल जब हम पब्लिश करते हैं तब बहुत सारे जो मदद करने के लिए साधन होता है उसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। क्या है? पब्लिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी पब्लिकेशंस है, इंडेक्स जर्नल जो हम कह रहे हैं, फेक नहीं, गूगल वाले जर्नल्स नहीं, वो जर्नल्स जो इंडेक्स डेटाबेस में आते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार जर्नल्स होते हैं। केमिस्ट्री के लिए ACS है, फिजिक्स के लिए APS जर्नल है, साइंस के लिए AAAS, मैथमेटिक्स के लिए SIAM जर्नल है, लॉ के हिसाब सब्जेक्ट एरिया के लिए अलग से जर्नल्स है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट एरिया के लिए अलग से है, सोशल साइंस के लिए प्रोजेक्ट न्यूज करके एक प्लेटफॉर्म है, मेडिकल के लिए पब्लिकेशन अलग है। आपको समझना चाहिए जब आप पढ़ते हैं, जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आपको आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी वो बहुत जरूरी है। जितनी अच्छी जगह से आप इंफॉर्मेशन लेंगे उतना अच्छा आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन रहेगी, उतना अच्छा आप काम करोगे। आप प्रीडेटरी के पीछे जाओगे या लो क्वालिटी वाले जगह आप आपका रिसर्च लेते हो, उस वजह से आपके काम पे भी अफेक्ट पड़ेगा। जब हम इंडेक्स जर्नल के बारे में बात करते हैं, पीयर रिव्यू प्रोसेस से ये सारे पब्लिकेशंस जाती है। इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं वो पीयर रिव्यू प्रोसेस से गुजरती है। एक्सपर्ट्स के हाथों से जाते हैं, तब जाके वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है कि ये डेटा अच्छा है, हमने परखा है, आप इसमें से रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से पब्लिकेशंस होते हैं। हर पब्लिकेशंस के अपने जर्नल्स होते हैं। हर जर्नल एक अलग सब्जेक्ट टॉपिक को कवर करती है। अगर आप ACS का समझे तो 65+ जर्नल है। इन 65+ जर्नल में हर जर्नल एक अलग टॉपिक कवर करती है। आपका टॉपिक कहाँ सबसे ज्यादा सूटेबल है ये आपको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इस कारण की वजह से भी पेपर रिजेक्ट होते हैं। डेटाबेस एक तरह का संगठन है। बहुत सारे पब्लिकेशंस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया के जब एकत्र हो जाते हैं डेटाबेस के जरिए वो जुड़ जाते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल लीजिए, प्रोक्वेस्ट डिसर्टेशन और थीसिस के लिए प्रोक्वेस्ट में आपको 2.7 मिलियन फुल टेक्स्ट
पूरा पूरा टेक्स्ट आपको अवेलेबल होगा। सर्चेबल साइटेशंस टू डिसर्टेशन एंड थीसिस, सारे सर्चेबल साइटेशन फुल टेक्स्ट में आपको मिलेंगे। स्प्रिंगर लिंक के 1723 जर्नल्स है, ये सारे जर्नल कवर करते हैं ये सब्जेक्ट एरिया साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन। ये सारा स्प्रिंगर लिंक का अपना खुद के जर्नल का डेटाबेस है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उनके खुद के फिल्टर्स भी होते हैं, वो फिल्टर्स यूज करके आपको जो चाहिए आप वहां पहुंच सकते हैं। वेस्ट लॉ फील्ड के लिए है, और यहाँ पे अगेन आपको 3 लाख पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको अवेलेबल होगा। ओपन एक्सेस में जब हम बात करते हैं वहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, फुल टेक्स्ट। फुल टेक्स्ट मतलब क्या, सारा फ्रॉम टॉपिक से लेके रेफरेंस सारा आपको फ्रीली अवेलेबल होता है। और जब आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे जाते हैं तो वहां पे आपको टाइटल, ऑथर के नाम, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स ही एक्सेस करने पड़ते हैं। बाकी का जो हिस्सा होता है, अगर आपकी लाइब्रेरी सब्सक्राइब्ड है तो ही आप एक्सेस कर सकते हो। स्कोपस ये अलग तरह डेटाबेस है जो कवर करता है सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, साइंस के सब्जेक्ट एरिया। और ये एक डेटाबेस इस सब्जेक्ट एरिया के लिए, जहां पे इस सब्जेक्ट के बहुत सारे पब्लिकेशंस और इन पब्लिकेशंस के बहुत सारे जर्नल्स आपको इस डेटाबेस पे मिलेंगे। अनदर है शिमागो जर्नल रैंक। आप हर पब्लिक जर्नल के नीचे एक तरह का रैंक देखते होंगे, अगर इंडेक्स जर्नल है तो आपको जरूर दिखेगा। ये एक इंडिकेटर है जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कोटेड इन वन पर्टिकुलर जर्नल और उसका जो उस आर्टिकल की कितना प्रेस्टीज और कितना इंपॉर्टेंस है। अब आपको पता है प्रेस्टीज और इंपॉर्टेंस तभी आएगा जब कोई इसे साइट करेगा अपने काम में, तो उस हिसाब से जितना अच्छा साइटेशन उस होगा उस जर्नल को उतना अच्छा रैंक मिलेगा। तो आप वहां से रिफर भी कर सकते हैं और वहां पब्लिश भी कर सकते हैं। आईजीन फैक्टर एक ऐसा टर्म है जो 5 साल का डेटा कैलकुलेट करता है। अब ये डेटा क्या है, ये एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन उस आर्टिकल को मिला है 5 साल में, और ये वेबसाइट में आपको मिलेगा। जर्नल साइटेशन रिपोर्ट में आपको ये अवेलेबल मिलेगा। जर्नल साइटेशन रिपोर्ट क्लैरिवेट एनालिटिक कंपनी ये जर्नल साइटेशन रिपोर्ट बनाती है, वहां पे आपको मिलेगा। क्या होता है, हर 2-3 साल में, जब जैसे 2 साल का डेटा होता है, उतार चढ़ाव होता है। स्कोपस में तो आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, कभी इम्पैक्ट फैक्टर 1 है तो कभी 0.6 हो जाएगा, उसके 2 साल में 0.3 हो जाएगा। तो अगर आपने पब्लिश किया है ऐसे पब्लिकेशन में, कुछ दिनों बाद स्कोपस से निकल जाएगा क्योंकि क्वालिटी ऑफ वो जर्नल अच्छी नहीं है। तो जब आप पब्लिश करने जाते हो तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आप 5 साल का डेटा देख लीजिए कि किस तरह का उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, फिर पब्लिश कीजिए। ये है डेटाबेस। अगर आप स्कोपस पे जाते हैं तो कोई भी ऑथर की इंफॉर्मेशन हो, जर्नल की इंफॉर्मेशन हो, इस तरह की आपको वेबसाइट है, वहां पे आपको स्कोपस का डेटा, स्कोपस से जुड़े हुए सारे जर्नल आपको यहाँ से एक्सेस करने मिलेंगे और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। mjl.clarivate.com ये वेब ऑफ साइंस का एक वेबसाइट है। अब वेब ऑफ साइंस की जिनके भी पास सब्सक्रिप्शन होगा उनका अपना आईडी और पासवर्ड होता है। जब वो डाल देते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, कौन से कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से कितने पेपर पब्लिश होते हैं, कौन है उनके ऑथर्स, कंपेयर करने के लिए भी बहुत अच्छा डेटा होता है। साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड वाइड डेटा आपको वेब ऑफ साइंस में, इंडेक्सिंग जो मैं कह रही थी, इंडेक्सिंग मतलब क्या, इन डेटाबेस जो पीयर प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, जिसके ऊपर पूरे दुनिया पब्लिश करती है और वहां से रिसर्च रिफर करती है, वो इंडेक्सिंग वाली जर्नल्स। वेब ऑफ साइंस सबसे प्रेस्टिजियस है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। यहाँ पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालकर सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स और फैकल्टी के पास जो एक्सेस होता है, वो यूजर आईडी और सारा एक्सेस करके उनका वेब पेज बहुत अलग तरीके से दिखता है और हम भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये अलग वेबसाइट लिंक है जो डिजाइन की हुई है टू ब्राउज, सर्च, एक्सप्लोर सारे इंडेक्स जर्नल्स इन वेब ऑफ साइंस। अब राइटिंग में आप क्या काम करते हैं, आपको पसंद आता है ये जो आप रिसर्च कर रहे हो, आपकी मन पसंद का है, आप बहुत पैशन के साथ वो रिसर्च करते हो, तो आपका काम भी बहुत निखर के आएगा। तो जब भी आप पीएचडी के लिए जाते हो, आप डेफिनेटली देखो कि आपको ये काम
आपकी रुचि का है, आपको पसंद आता है कि नहीं। लिखना और पढ़ना दोनों एक दूसरे में इन्फ्लुएंस होते हैं। जब आप लिखते हैं तो कितना लिटरेचर सर्वे हर रिसर्च का पहला स्टेप है। लिटरेचर सर्वे जब आप करते हैं तो बहुत सारे डेटाबेस जो अभी हमने डिस्कस किए उसमें से आप कंटेंट लीजिए। जब इतना अच्छा कंटेंट आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा लिखेंगे भी डेफिनेटली। जब आपका रिसर्च पेपर या थीसिस तैयार हो जाता है, फॉर्मेट जो होता है थीसिस में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे आप रिसर्च और रिव्यू पेपर लिखते हैं तो लिखने के बाद उसके ऊपर आपको बहुत समय गुजारना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। अपने गाइड के साथ शेयर कीजिए, अपने अच्छे दोस्तों के साथ, ताकि पॉलिश कीजिए। पॉलिश करने के लिए डिफरेंट टूल्स आपको मदद करेंगे जो हम आगे देखेंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पेपर लिखना है, क्योंकि मैं बहुत सारे पेपर पढ़ती हूँ, अगर मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाई, अगर मुझे आपका पेपर इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो मैं वो पढ़ूंगी नहीं। मैं सोचूंगी कि अरे ये छोड़ देते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। ऐसा मेरे आर्टिकल के साथ नहीं होना चाहिए। एक अच्छी तरीके से लिखना बहुत जरूरी है। क्लोन्ड जर्नल आप देख सकते हैं, इंटरनेट के समय में कोई भी आकर उसको प्रीडेटरी कॉपी बना देता है। कॉपी वेबसाइट डिजाइन कर लेता है, कहते हैं हम आपको DOI देंगे, ये सब करेंगे, आप पब्लिश कर लीजिए, पर यहाँ कोई पढ़ने नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ने जाते? क्योंकि यहाँ जब हम आर्टिकल करते हैं, हमारी क्वालिटी हमने बहुत मेहनत करके बनाया है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। बट जब ये जाता है कोई एक्सपर्ट उसके ऊपर बैठकर रिवीजन कि वो अपना कहते नहीं है कि हम कोई भी पढ़ाई करते हैं तो हम एग्जाम देते हैं, और एग्जाम के बाद हमको इवेलुएट होता है कि और कितना अच्छा, कोई कितना बुरा। हमारे टीचर्स, हमारे गुरु उसको इवेलुएट करते हैं। उसी तरीके से जब आप पब्लिकेशन में सबमिट करते हैं तो वहां रिव्यूअर्स होते हैं, एडिटर होते हैं, वो आपके पेपर पे बराबर जांचते हैं, क्योंकि उनके पास उस सब्जेक्ट एरिया के बहुत सारे पेपर आते हैं। वो जब जांचते हैं तब उसकी क्वालिटी डिफाइन होती है। अगर आप प्रेडेटरी में करते हैं तो वो जांच पड़ताल नहीं होती, और आपका पेपर भले ही अच्छा है, रिसर्च अच्छा है, पर कुछ ना कुछ काम करके और बेहतर हो सकता था, वो नहीं हो पाता। इससे बचने के लिए ISSN नंबर चेक कीजिए, पर आज के जमाने में आप देख सकते हैं ISSN नंबर भी पूरी तरीके से कॉपी कर लिया है। दूसरा तरीका है प्रीडेटरी जर्नल लिस्ट में आप इसे चेक कर दीजिए, जो है UGC केयर लिस्ट। इंडिया में UGC केयर लिस्ट है, उसे आप चेक करते रहिए। वो भी अपडेट होती है, थोड़ा टाइम लगाती है पर अपडेट होता रहता है। अनप्रोफेशनल उसका वेबसाइट दिख रहा है कि नहीं? आजकल बहुत स्मार्ट हो गए, बट आपका अगर वेबसाइट सही है तो आप देख लीजिए कि कोई एडिटेड इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है कि नहीं। ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, आधी बातें बताते हैं, आधी छुपाते हैं। तो वो जब छुपाने लगते हैं तो समझ लीजिए कि सही पब्लिकेशन नहीं है। जो पेपर वो कह रहे हैं कि हमने पब्लिश किया, आप उसे देख लीजिए। उठाकर जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां आपको मिलेंगी। सिस्टमैटिक नहीं होता, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, छोटा फॉर्मेट सही नहीं होता, उस तरह की आपको मिलेगी। कहीं कहीं पे DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ये एक इंडिविजुअल ऑथर को दिया जाता है। उसको जब आप रेफरेंस में भी आप लिखते हो, क्लिक करते हो, तो पूरा पेपर आपका ओपन हो जाता है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहेगा तो आपको एब्स्ट्रैक्ट दिखेगा, बट वो क्लिक करने पे वो पेपर का इंफॉर्मेशन पूरा ओपन हो जाता है। आजकल प्रीडेटरी DOI भी देने के लिए क्लेम करते हैं, जो कि बहुत नकली सा होता है। ऑर्सिड ID भी एक इंडिविजुअल ऑर्सिड ID है। हम सब जो एकेडमिक्स में होते हैं ऑर्सिड ID क्रिएट करते हैं। पब्लिकेशन प्रोसेस में ये ऑर्सिड ID मेरी इंफॉर्मेशन, एक तरह का गेटवे। जब हम गूगल पे इस तरह के जब टूल्स इस्तेमाल करते हैं, वहां पे भी हमारा खुद का एक ID होता है, वो ID डाल दिया तो पेमेंट आ जाता है। यहाँ पे वो ID अगर हमारे पास हो तो हमारी इंफॉर्मेशन साइंटिफिक कम्युनिटी में सेव रहती है। डेटाबेस में उसका मेंशन किया गया है या नहीं? वेब ऑफ साइंस सबसे बेहतरीन डेटाबेस, उसमें ये मेंशन है। जर्नल अवेलेबल है कि नहीं? सबसे आसान तरीका है, डेटाबेस में जाइए और चेक कीजिए, अवेलेबल है। ये जानकारी तो आपको फ्रीली एक्सेसिबल है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर वो आर्टिकल आपको पढ़ना है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट तक तो डेफिनेटली देख सकते हैं, तो आप वहां जाके देखिए। COPE, कमिटी ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स, ये इनके खुद के प्रैक्टिसेस, एथिकल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये
कमिटी बनाती है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जैसे समय बदल रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बदलते हैं। आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं सही पब्लिकेशन कर रही हूँ कि नहीं, कर रहा हूँ कि नहीं, वहां जाके आप गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं। विजुअल गाइड, जब हम कहते हैं ना कि पीयर रिव्यू प्रोसेस से होकर गुजरता है एक आर्टिकल, तो वो इस तरीके से कुछ लगता है। उसका एक सिंक्रोनाइज तरीका होता है, हर एक आर्टिकल सिमिलर स्ट्रक्चर में होता है, ताकि हम जब उसे पढ़ते हैं तो हमें सिमिलैरिटी रहे पढ़ने में, हर आर्टिकल पढ़ने में हमें ज्यादा समय ना लगे। तो इस तरीके से जो यहाँ पे सबसे ऊपर जो इंफॉर्मेशन रहती है, जो लोगों ने उस पर काम किया है, सबसे पहला नाम उसका होता है जिसने सबसे ज्यादा काम किया है। उसके हिसाब से अगर आपके गाइड है, करस्पॉन्डिंग ऑथर है, तो स्टार करके होता है, जो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पर्सन से बात करने के लिए। पब्लिकेशन प्रोसेस में जो भी करस्पॉन्डिंग है, बाद में, पहले, बीच में, कभी भी अगर हमें इस ऑथर्स को कनेक्ट करना है तो करस्पॉन्डिंग की इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर होती है, तो वो स्टार करके होता है। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सारे एब्स्ट्रैक्ट में अवेलेबल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में आप समझ लीजिए जितना लंबा, जितना भी आपका पेपर है, हर इंट्रोडक्शन की एक लाइन, क्या मेथड किया है उसकी दूसरी लाइन, रिजल्ट एंड डिस्कशन की तीसरी लाइन, कंक्लूजन, ये सारा इंफॉर्मेशन जब एब्स्ट्रैक्ट में होता है वो सबसे बेहतरीन एब्स्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि सब लोग एब्स्ट्रैक्ट तो पढ़ सकते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन अच्छे से होना ये बहुत कम से कम शब्दों में। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपको बताना होता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हमने बहुत सारा लिटरेचर रिव्यू करते हैं। जब हम इतना सारा पढ़ाई करते हैं तभी तो हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है, क्या करने की जरूरत है। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि वो क्या जगह है जिस पे मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उस पे आप जब काम करेंगे तब आप यहाँ मेंशन करेंगे कि क्या चीज थी जो मुझे इतना सब पढ़ाई करके लगा कि ये इस पे मैं काम कर सकता हूँ। उसके बाद एंड में मेरा क्या क्वेश्चन है जो मैं रिसर्च पूरा कर रहा हूँ। आप देखना जब भी आप करेंगे तो एंड में हमेशा होता है इस पे मैं काम कर रही हूँ, तो वो चीज एंड में मेंशन होती है। तो आप भी जब आप पेपर लिख रहे हैं तो वो आप भी मेंशन कीजिए। यहाँ पे बहुत मेथड्स होते हैं, जितने भी आपने फॉलो किए वो मेथड्स बाद में आते हैं। रिजल्ट एंड डिस्कशन में कभी कभार साथ में होता है, कभी कभार ये सेक्शन अलग होता है, पब्लिकेशन के ऊपर डिपेंड है वो किस तरह से चाहते हैं। आपको इसीलिए ऑथर गाइडलाइंस पढ़ना हर पब्लिकेशन का बहुत जरूरी है, क्योंकि सबका फॉर्मेट अलग होता है, सिमिलर होता है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है जो आप समझ सकते हैं। ग्राफ, टेबल, इन सब का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। पेपर बहुत आसान समझ में आता है। अब आप देख लीजिए ग्राफ पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, बट ग्राफ देख के कितना आसान है समझना। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकला आपने रिसर्च करके, वो एंड में आप बताइए। जब लोग पढ़ते हैं उनको बहुत आसानी से समझ में आता है पेपर का तरीका। पीयर रिव्यू प्रोसेस, इसके बारे में हमने बात की है। ऑथर आर्टिकल सबमिट करता है, एडिटर के पास जाता है, उनकी अपनी टीम होती है, असिस्टेंट एडिटर, पर जब भी जाएगा एडिटोरियल टीम के पास जाएगा। अगर आपका आर्टिकल प्लेगरिज्म है, कॉपी पेस्ट है, वो प्लेगरिज्म डिटेक्शन में डालेंगे, कॉपी पेस्ट वाला रहा रिजेक्ट हो जाता है। सही जर्नल में नहीं रहा रिजेक्ट हो जाता है। इंग्लिश सही नहीं रही, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बेस्ड में डाल रहे हैं तो वो डेफिनेटली चेक करेंगे। सही इंग्लिश का ना होना, कम्युनिकेशन सही नहीं है, कोई पढ़ेगा नहीं, कोई साइट नहीं करेगा, रिजेक्ट होता है। अगर सही रहा तो वो रिव्यूअर्स के पास जाता है। ये रिव्यूअर्स एक्सपर्ट्स है। रिव्यूअर्स हमेशा उनके सजेशन देते हैं। सजेशन अगर आपने कर लिए, माइनर, मेजर, रिवीजन, फिर भी रिव्यूअर्स के पास जाएगा। रिव्यूअर देखेंगे सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, ये आखिरी डिसीजन है। ये सारे प्रोसेस को काफी समय लगता है, इसीलिए समय लगता है, इसीलिए ये जो टूल्स है इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा जब पेपर जब जाता है पब्लिकेशन में तो रिजेक्शन के चांसेस 95% रिजेक्शन भी होते हैं पब्लिकेशन से। बट अगर आपने ये सब टूल सही से लिखा है, टूल सही से फॉलो किया, आपका रिसर्च सही है, तो रिजेक्शन का आपको डर नहीं होना चाहिए। एक डिटेक्शन टूल है ड्रिल बिट। इसमें आप देख सकते हैं समय के साथ प्लेगरिज्म भी बढ़ रहा है। ये इंफॉर्मेशन मैंने वेब ऑफ साइंस एकेडमी से लिया है, फ्री कोर्स है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी इस बारे में। इसमें ये जो ड्रिल बिट है मेड इन इंडिया है, मेड फॉर इंडिया। यहाँ इंडियन लैंग्वेजेस भी कवर होती है और 100+ लैंग्वेज।
अगर आपने ये एआई किस तरह से काम करता है, कंटिन्यूअस वर्ड कॉपी पेस्ट कर लिया, ड्रिल बिट पे डाल दिया, कंटिन्यूटी अगर शब्दों की रही तो ड्रिल बिट पकड़ लेगा। अगर ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस हिसाब से काम करता है। पर अगर आपका आइडिया, रिसर्च आइडिया, एआई कंटिन्यूटी ऑफ वर्ड्स पे काम करता है, पर अगर आपका रिसर्च आइडिया आपने किसी से चुराया है, मुझे पता चल गया कि मेरा आइडिया किसने चुराया है, तो आपका पेपर रिट्रैक्ट हो सकता है। उस वक्त रिमूव हो जाता है, और वो रिट्रैक्टेड सेक्शन में वहां मेंशन होता है, उसका रीजन मेंशन होता है। तो आइडिया भी चुराने से एआई नहीं पकड़ेगा, पर मैं अगर मुझे दिख गया ऑथर को तो वो पकड़ लेगा, आपका पेपर रिट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमने ये जो डिफरेंट साइटेशंस के स्टाइल है, रेफरेंसिंग के स्टाइल है, ये बहुत जरूरी है। आइडिया रेफर करना, अपने शब्दों में लिखना बहुत जरूरी है। पर ये जो भी हम रेफरेंस करते हैं, एमएलए, एपीए, ये जो हमने साइटेशन के स्टाइल देखे, ये सारे साइटेशन के जो स्टाइल है वो इंफॉर्मेशन एक ही बताते हैं। स्टाइल बदलती है, शिकागो स्टाइल, हार्वर्ड स्टाइल, पर इंफॉर्मेशन क्या है? सिंपल इंफॉर्मेशन, ऑथर के बारे में, डेट, किस ईयर पब्लिश हुआ है, क्या है टाइटल मैन्युस्क्रिप्ट का, सोर्स कौन सा है, जर्नल का नाम क्या है, कौन से समय, क्या डीओआई है, ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक अलग तरीके से आप देख सकते हैं। स्टाइल एक तरीका है जो वो फॉलो करते हैं, ताकि जो लोग वहां आके पढ़ रहे हैं उनको पता चले कि वो एक ही तरीके का है, तो समझने के लिए आसान होता है। ड्रिल बिट जो फ्रीली अवेलेबल होता है और सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो होता है, जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनमें फर्क ये होता है कि कंटेंट कवरेज होता है। अगर आप ड्रिल बिट में आपका खुद का आर्टिकल डालोगे, थीसिस डालोगे, तो इतने कंटेंट के में से आपका आर्टिकल चेक होगा, तो जो चेक होके रिजल्ट आएगा वो काफी कंपेरेबल रिजल्ट होता है, काफी ट्रस्टवर्दी रिजल्ट होता है। इसीलिए कंटेंट कवरेज होना बहुत जरूरी है, वो जो फ्रीली अवेलेबल गूगल में नहीं होता है। ड्रिल बिट जो है इंडिया के लिए हिंदी, कन्नड़, उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम और बहुत सारी इंडियन भाषाओं के, अगर हम रीजनल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हमारी हिंदी भाषा में लिख रहे हैं, तो भी ड्रिल बिट उसके लिए भी बना हुआ है, जो वन ऑफ अ काइंड फीचर है इसका, जो बाकी इसमें नहीं मिलेंगे प्लेगरिज्म टूल्स में। और बाकी दूसरी लैंग्वेजेस भी कवर होती है। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी पहली लैंग्वेज नहीं है, पर लैंक्विल जैसे जो टूल्स आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग टूल्स, इसमें आप लिसनिंग के, स्पीकिंग के, रीडिंग के, राइटिंग के अलग अलग आर्टिकल्स है, कोर्स जैसा है ये, आप उसको कोर्स लेके आपको सर्टिफिकेशन भी मिल सकता है। और इसका जो ग्रामर असेसमेंट फीचर है, इसमें आप आपका थीसिस भी अपलोड कर सकते हो, और अगर उसमें कुछ ग्रामर दिक्कत रही, क्योंकि इंग्लिश अगर आपकी लैंग्वेज नहीं है, तो वो भी वहां पे बहुत मदद होता है। तो आपकी अगर लाइब्रेरी में लैंग्वेज है और आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है, क्यों जरूरी हो जाता है? पूरे वर्ल्ड में 15% लोग ही इंग्लिश बोलते हैं और 5% उनकी खुद की भाषा है इंग्लिश। फिर भी कम्युनिकेशन में, साइंटिफिक में इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज्यादा यूनिवर्सल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और जो भी वेस्टर्न के जर्नल्स आते हैं, हमें लगता है बहुत अच्छे जर्नल्स है वो, उनकी तरफ हमारा रुझाव भी काफी है, यही ट्रेंड है। और रिजेक्शन रेट 95% होता है। तो अगर आपका ये नेटिव भाषा नहीं है, तो आप लैंग्वेज के जरिए आपका आर्टिकल इंप्रूव कर सकते हैं, और आप खुद भी इंग्लिश लैंग्वेज बेटर कर सकते हैं, ताकि जॉब में आपको इससे मदद हो सके। माइलॉफ्ट एक इस तरह का टूल है, अगर आपके लाइब्रेरी के पास उसका रिसोर्स है, तो अगर आप घर पे है, जैसे कोविड के समय सब लोग घर पे थे, लाइब्रेरी पे हम जाके एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही कैंपस के सराउंडिंग में ही वो काम करता है। तो अगर आप आपका खुद का लैपटॉप भी आईपी ऑथेंटिकेट करवाते हो और लाइब्रेरी के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, कैंपस के बाहर माइलॉफ्ट के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हो। आजकल सारी चीजें मोबाइल में रहे तो एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होती है। माइलॉफ्ट वेब फीचर प्रोवाइड करता है, जिससे आप मोबाइल में भी सारे रिसोर्सेज जो आपके लाइब्रेरी में हैं, वो माइलॉफ्ट के थ्रू आपके घर से एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप हो या मोबाइल। तो इस तरह का लाइब्रेरी के पास अगर ये रिसोर्स है, तो एक्सेसिबिलिटी, यूजेज आपके सारे ई रिसोर्सेज के बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं क्लैरीवेट की। अगर आपको कोई भी पब्लिक रिसोर्स है जो भी आपके लाइब्रेरी के पास है,
आपको एक्सेस करना है तो दो तरीके से होते हैं। एक आईपी ऑथेंटिकेशन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो जाके लाइब्रेरी पे आपका खुद का कंप्यूटर है तो वो कुछ सेटिंग करके देते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हो लाइब्रेरी के रिसोर्सेज आपके लैपटॉप पे विद इन कैंपस। अदरवाइज लाइब्रेरी के खुद के अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप्स होते हैं। दूसरा होता है ड्रिलबिट लैंक्विल, जो यूजर आईडी पासवर्ड के बेसिस पे काम करता है। ये क्लाउड बेस्ड है, जो इंटरनेट बेस्ड होते हैं क्लाउड बेस्ड, तो वो यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं। और ये सारा आप देखोगे लॉगिन जब होता है तब वहां पे एक्सेसिबिलिटी का भी सवाल आता है, वहां यूजर आईडी पासवर्ड डालना होता है। वेब ऑफ साइंस, जो इंडेक्सिंग के बारे में कहा हमने, वेब ऑफ साइंस एक इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इतना बड़ा डेटा है कि 99 ऑफ टॉप बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी वेब ऑफ साइंस के डेटाबेस पे रिलाय करते, इतना ट्रस्टवर्दी और प्रेस्टिजियस डेटा है। आप समझ लीजिए कि वेब ऑफ साइंस में अगर आपका पेपर है तो बहुत रेप्यूटेशन आपका माना जाएगा, आपके काम का रेप्यूटेशन माना जाएगा। इसीलिए इतना बड़ा डेटा है कि इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। और उन 6 भागों में से जो 2 डेटाबेस है, अगर आपका पब्लिकेशन उस 2 डेटाबेस में आता है, उसका नाम मैं कहूंगी साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड और सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। इसमें अगर आपका जर्नल है तो ही इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करता है। हमने पहले देखा कि क्लैरिवेट कैलकुलेट करती है इम्पैक्ट फैक्टर, और वो कैसे कैलकुलेट करती है, जब क्लैरिवेट कंपनी का ही वेब ऑफ साइंस है और अगर वेब ऑफ साइंस के 2 डेटाबेस 6 में डिवाइड किया गया है और 2 में जब वो आता है जर्नल, तभी ही उसका इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट होता है। इसमें मिलियन रिकॉर्ड्स है, इन दोनों डेटाबेसेस में 53 मिलियन से भी ज्यादा रिकॉर्ड्स है, और ये रिकॉर्ड्स 1900 से अभी तक का डेटा इन रिकॉर्ड्स में आपको मिलेगा, और मल्टी डिसिप्लिनरी डेटाबेस है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम लिखते हैं, हमने बहुत बार कहा है रेफरेंसिंग सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, रेफरेंस करना। इसीलिए एंड नोट, बहुत सारे अदर एप्लीकेशन भी है जैसे कि जोटेरो, मेंडले, इनको आप समझ लीजिए। हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं इसके ओरिएंटेशन सेशन, इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। हम बस थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं कि समझना मुश्किल होगा, बहुत आसान है। जब आप समझ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना आसान इसे इस्तेमाल करना है। ये समय ही नहीं बचाता, बट जो एक्यूरेसी है, क्योंकि आपने देखा कॉमा, फुल स्टॉप, रेफरेंसिंग में कितना ज्यादा तो बारीक वाली बातें हैं उसमें। हम करने जाएंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा स्पेस इधर से उधर होता है। इसलिए एजुकेट कीजिए स्टूडेंट्स को कि वो एंड नोट ही इस्तेमाल करे या रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करे, ताकि सही से कर सके, समय बचा सके। वेब ऑफ साइंस एकेडमी एक प्री लर्निंग ऑनलाइन एकेडमी है जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज है। बहुत कम समय में अगर आपके पास कुछ आपको पढ़ना है तो ये ट्रेनिंग सपोर्ट है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च विद इंटीग्रिटी, आपके कुछ क्वेश्चन है, आप यहाँ एनरोल हो जाइए, साइन इन कीजिए। मुझे भी काफी नई बातें यहाँ से पता चली, और आप भी एनरोल करके सर्टिफिकेट पा सकते हैं बाय वेब ऑफ साइंस एकेडमी। ये दूसरा एक वेबसाइट है, वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन साइंस साइटेशन इंडेक्स। ये वेबसाइट है spijournal.org। इस वेबसाइट से भी आपको पता चलता है किसी जर्नल के बारे में, किसी पब्लिशर के बारे में कि क्या है उसके मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बदलते रहते हैं बट बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा हर 2 साल में इम्पैक्ट फैक्टर बदलेगा, पर हर स्कोपस का क्या इम्पैक्ट फैक्टर है, वेब ऑफ साइंस का क्या इम्पैक्ट फैक्टर है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों अलग है। ये अलग इसलिए है क्योंकि वेब ऑफ साइंस के अपने खुद के कुछ नियम होते हैं, जिस नियम को फॉलो करके वो इम्पैक्ट फैक्टर देते हैं। स्कोपस का अपनी टीम है जो इम्पैक्ट फैक्टर, पर काफी कंपेरेबल है, ये काफी कंपेरेबल आपको ये डेटा मिलेगा, काफी ट्रस्टवर्दी डेटा आपको मिलेगा। तो ये डायरेक्ट वेबसाइट है जो आपको, जैसे ये जर्नल का नाम है साइंस एडवांसेस, उसके ये मैट्रिक्स है, नीचे और भी काफी है। ये अभी के लिए मैंने इतना ही स्क्रीनशॉट लगाया है, यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हैं। ये जर्नल का जो पब्लिशर है वो है अमेरिकन एसोसिएशन एडवांसमेंट ऑफ साइंस। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। अब हम देखेंगे अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, ये एक पब्लिशर है। जब बात केमिस्ट्री की आती है और केमिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट की आती है तो ACS मोस्ट रेड, मोस्ट साइटेड
और मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिकेशन है। ये जो सब्जेक्ट एरिया कवर करते हैं वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि हमको लगता है केमिस्ट्री रिलेटेड है तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा, बट आपको समय बिताना चाहिए उस पब्लिकेशंस को समझने के लिए कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एग्रीकल्चर आता है, बायोटेक आता है, एजुकेशन, सेफ्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इन सब्जेक्ट्स में कुछ भी केमिस्ट्री रिलेटेड होगा ना तो 65 प्लस जर्नल्स है। अब तो ये सब्जेक्ट एरिया है, टॉपिक्स है, बस इस टॉपिक को लेके 65 प्लस हाइब्रिड जर्नल्स है, यानी सब्सक्रिप्शन और ओपन एक्सेस आपको एक ही जर्नल में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। हर पब्लिकेशन का अपना पब्लिकेशन सेंटर होता है, तो आपको वहाँ रजिस्टर एंड लॉगिन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा वहां पे ऑथर गाइडलाइंस मिलेगी। अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते तो एडिटर के पास जब आपका पेपर जाएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये कहते हुए कि गाइडलाइंस ही फॉलो नहीं की। गाइडलाइंस होना बहुत जरूरी है। अगेन जब एडिटर पढ़ता है उसके पास बहुत सारे पेपर जाते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगा तो पढ़ना समझना आसान हो जाता है। अब आप देखिएगा, जर्नल सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही जर्नल में जाएगा तो एडिटर एक्सेप्ट करेगा। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है। हर जर्नल का आप टॉपिक टाइटल मत देखिएगा, वो क्या टॉपिक कवर करता है ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने सिलेक्ट करा जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री, इसमें आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन आपको बताएगी कि आपका आर्टिकल इसमें जाने लायक है कि नहीं। अगर है तो देन आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अनदर फॉर्मेट, क्योंकि पब्लिकेशन प्रोसेस, रिव्यू प्रोसेस इतना लंबा है, तो क्या हो जाता है इस दरमियान अगर कोई दूसरा पब्लिश कर ले तो उसको थोड़ा सा एक एडेड एडवांटेज हो जाता है कि अरे इस सब्जेक्ट रिलेटेड इसने सबसे पहले पब्लिश किया, तो वो थोड़ा सा उसको प्रायोरिटी मिलता है उसके रिसर्च को। कैम आर्काइव में ऐसा नहीं होता। भले ही आप, ये एक ऐसा प्री प्रिंट सर्वर है, यानी कि इसके फायदा इस तरह से है, जैसे मैं यंग रिसर्चर या मैं पहली बार पब्लिश कर रही हूँ, मुझे डर है रिजेक्शन का या मुझे अनुभव नहीं है पब्लिकेशन का, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं आपका आर्टिकल। एक डिस्कशन के लिए आपका आर्टिकल ओपन होता है, लोग फीडबैक देते हैं, ये कर सकते हो वो कर सकते हो, आपको इनपुट्स आते हैं। साथ ही साथ अगर आपका पेपर बहुत अच्छा है तो आप आपका एक कह सकते हो कि आपने सबसे पहले अगर वहां पे किया है तो आपको एक DOI मिलेगा, जो कि ऑथेंटिकेशन रहेगा कि आपका पेपर इस टॉपिक रिलेटेड आपने इसी समय पे किया जबकि बाकी लोगों ने नहीं किया। तो इस तरह की भी आपको लिबर्टी मिलती है। जरूरी नहीं है अगर यहाँ पे आपने प्रीप्रिंट करवाया, प्रीप्रिंट पे आपका आर्टिकल अपलोड कराया, आपको अच्छा फीडबैक आया, अच्छी बात है, बट फिर भी आपको पब्लिकेशन प्रोसेस में इसको डालना पड़ेगा। जब आप डालेंगे तो वो भी यहाँ पे आकर चेक करेंगे कि प्री प्रिंट में इसका क्या सिचुएशन था, उसके बेसिस पे आपका प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी या आसान हो सकता है। तो इस तरह का बेनिफिट होता है। कैम आर्काइव पे पब्लिकेशन के पहले आप डालिए और उस पे आपको फीडबैक मिलेगा और वो आपको मदद होगी पब्लिकेशन प्रोसेस में। अब हर जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 2 सालों में बदलता है। हर साल नया रिलीज होता है, 2 सालों के डेटाबेस इंफॉर्मेशन के हिसाब से होता है, हर साल रिलीज होता है। जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स, जो क्लैरिवेट का जर्नल साइटेशन रिपोर्ट है, उसमें आपको हर जर्नल, ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं वेब ऑफ साइंस की, webofknowledge.com, इन टॉप बार क्लिक जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, वहां पे आपको हर जर्नल जो भी इंडेक्स्ड है वेब ऑफ साइंस में उसकी इंफॉर्मेशन साल अनुसार पर्टिकुलर जर्नल की आपको इंफॉर्मेशन इम्पैक्ट फैक्टर की मिल जाएगी। अब हम रिसोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे। हर जर्नल के अपने रिसोर्सेस है। जैसे ACS ऑथर लैब, ये फ्री है, फ्री टू एक्सेस है। ACS पे जब आप जाते हो, ये रिसोर्सेस पे, ये ACS इंस्टीट्यूट करके आपको एक इंस्टीट्यूट उन्होंने पब्लिकेशन रिसोर्स है, जहाँ पे अलग अलग तरह की फ्री भी है और सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। तो कुछ कुछ फ्री का आप लाभ उठा सकते हैं, जैसे ACS ऑथर लैब। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मैंने एग्जाम्पल के लिए डाली है। कॉमन एरर्स इन साइंटिफिक मैन्यूस्क्रिप्ट, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, कैपिटलाइजेशन, इसमें किस तरह के एरर हम करते हैं जिससे हमारा आर्टिकल रिजेक्ट होता है, एक्सेप्ट नहीं होता, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। ACS रिव्यूअर लैब, ये भी एक अलग तरह का पीयर रिव्यू ट्रेनिंग है, जिसमें अब एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए सलामी स्लाइसिंग के बारे में। एक टॉपिक होता है जो ब्रॉड
पर्सपेक्टिव रखता है उसको कट करके क्वांटिटी बढ़ना चाहिए ऑथर का, इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। अब उस आर्टिकल में इतना इम्पैक्टफुल रिसर्च नहीं होता क्योंकि छोटा छोटा कट किया हुआ है, एथिकल है अनएथिकल है ये मैं आप पे छोड़ दूंगी, पर इस तरह का किया जाता है। कहते हैं कि अरे इसको मैं 2 भागों में डिवाइड करके 2 आर्टिकल पब्लिश कर दूंगा, तो उसके बारे में क्या तरह का इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां मिलेगा। ACS गाइड टू स्कॉलरली कम्युनिकेशन, ये उस तरह का है जहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो आपको ये फ्री नहीं है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, बट यहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स लोगों ने डिजिटल में मिलेगा आपको ये इंफॉर्मेशन। सारा एक्सपर्ट लोगों ने आर्टिकल्स बनाए, कोई भी स्कॉलरली गाइड के बारे में कोई भी आपको प्रॉब्लम रहे तो वो आपको क्वेश्चंस रहे वो आपको यहाँ मिलेगा। इस तरह का लैंग्वेज और टेक्स्ट के बारे में आप देख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है। देयर आर 7 स्टेप्स दैट मस्ट बी कंप्लीटेड, 7 स्टेप्स मस्ट बी कंप्लीटेड। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। कंसाइज, कंसाइज मतलब कम से कम शब्दों में साइंस में आपको बात रखनी है, क्योंकि आर्टिकल हो या बुक हर चीज की एक लिमिट होती है, आप एकदम लिखते चले नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, रिसर्च आर्टिकल इतने सारे होते हैं, हमें कम से कम शब्दों में इम्पैक्ट बनाना है, क्योंकि जब लोग पढ़ने आते हैं वो भी बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो एंगेजिंग बनाना है, कम शब्दों का इस्तेमाल। और क्या हो सकते हैं कम शब्द, तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है कि हाँ हो सकते हैं कम शब्द, तो आप कम से कम शब्दों में उसे बनाएंगे। अनदर पब्लिकेशन जर्नल है फिजिक्स रिलेटेड, APS, और इस जर्नल में आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो स्टार किए हुए है ना ये कंप्लीटली ओपन एक्सेस है। ये फिजिकल रिव्यू जो है यहाँ पे एंटायर कंटेंट फ्री टू रीड है, तो इस तरह का भी अरेंजमेंट होता है, या तो हाइब्रिड फॉर्म में होता है या कंप्लीट ओपन एक्सेस भी जर्नल्स होते हैं। और ये जो फिजिक्स है ये मैगजीन है, APS का मैगजीन है। अब मैगजीन में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। अब हम आगे जाते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में। कोई भी पब्लिकेशन है, अब साइकोलॉजी आपके रिलेटेड हो या ना हो, पर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, और वो एग्जाम्पल है एडवांस सर्च फीचर का। कभी भी आप कोई पब्लिकेशन यूज करते हैं, आज के जमाने में जो भी आप सर्च बार पे जाते हो, कंटेंट इतना सारा है कि एडवांस सर्च जो फीचर है वो आपको मदद करता है बहुत सारे से फिल्टर करने में, कम से कम जो भी आपके काम का हो वही ओपन हो सके। तो जो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो इतने सारे फिल्टर्स है ये ओपन हो जाएंगे। तो जब आप इस फिल्टर की मदद लेंगे तो जो लाख्स ऑफ आर्टिकल होते हैं वो कम होके हंड्रेड्स में हो जाएंगे या थाउजेंड्स में हो जाएंगे। तो जब आप पढ़ते हैं तो 10-15 आर्टिकल बड़े इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ोगे, तो धीरे धीरे ह्यूमन नेचर है, इंटरेस्ट कम होता जाएगा। टाइम मैनेजमेंट और एंगेजिंग बनाता है एडवांस सर्च फीचर। तो हर पब्लिकेशन में ये है, उसका इस्तेमाल करिएगा ताकि आपका रिसर्च डिफाइन हो सके। ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट एरिया रिलेटेड पब्लिकेशन है। ये अवार्ड विनिंग इनका प्लेटफॉर्म है, और इस तरह का ही प्लेटफॉर्म हर पब्लिकेशन में है। APA का जो डेटाबेस है, हर पब्लिकेशन का अपना डेटाबेस होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे पब्लिकेशंस अलग अलग ऑफरिंग्स करते हैं, ई बुक्स, ई जर्नल्स, ई रिसोर्सेज, जैसे हमने देखा ACS का रिव्यूअर लैब, ऑथर लैब। अब सिमिलर तरीके से आप देखिए APA ऑफर करता है बुक्स, SciInfo, ये एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्स रिकॉर्ड है। बट एक यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है एकेडमिक राइटर, ये आजकल बहुत चर्चा में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक राइटर APA का वो टूल है जो टीचिंग और लर्निंग के काम आता है, इफेक्टिव राइटिंग के। अब ये टूल के जरिए अगर मैं कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रही हूँ तो जो APA स्टाइल का आर्टिकल है वो मैं लिख सकती हूँ। और APA स्टाइल आपने देखा सब सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट एरिया में बड़ा कॉमन सा स्टाइल है। अगर मैंने APA स्टाइल में पेपर बना भी लिया तो भी अगर मुझे स्टाइल चेंज भी करना पड़े, जो कि जरूरत नहीं होगी अगर आप उस सब्जेक्ट एरिया की है, पर अगर मैंने इस स्टाइल से बनाया तो मेरा एडेड एडवांटेज क्या है कि जो बाद में मुझे थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा वो बड़ा आसान है बदलाव करना। आप देख लीजिए, अगर आप गूगल डॉक्यूमेंट पे पूरा आर्टिकल लिख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, फिर आप पब्लिकेशन गाइडलाइंस के हिसाब से वो पेपर बना रहे हैं,
क्योंकि हर पब्लिकेशन का अपना गाइडलाइंस है, उस हिसाब से जब आप बनाने जाते हैं तो बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। इसीलिए जब आप एकेडमिक राइटर टूल इस्तेमाल करते हैं, ये एक स्टाइल तो सेट कर ही देता है, आपको राइटिंग में भी मदद करता है। वो किस तरीके से आप ये को लर्न यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, जो भी इसको कैसे इस्तेमाल करना है। रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रेफरेंस और राइटिंग। तो जब आप लर्निंग में जाते हो तो यहाँ गाइड्स है, ट्यूटोरियल है और सैंपल है, जिसके जरिए आप समझ सकते हो कि ये टूल कैसे काम करता है। उसके बाद या तो आप रेफरेंस लिख सकते हैं और कोई रेफरेंस ऐड कर सकते हैं, एपीए स्टाइल में बड़े आसानी से हो जाता है। और राइटिंग सेंटर में अगर आपको नया पेपर लिखना है या आप कोई पेपर लिख रहे हैं तो एक टेम्पलेट मिलता है। अगर आपके पास वो फॉर्मेट रहे, उसमें आप लिख रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट 200 वर्ड्स का होना चाहिए, इंट्रोडक्शन यहाँ पे ये लिखना है, वहां पे वो, तो बड़ी आसानी से आप पेपर लिख सकते हैं। तो ये बहुत काम का टूल है। अनदर इज अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस। अब इसका अगर आप चेक करोगे, ये सारे ही पब्लिकेशन पीयर रिव्यू हाई इम्पैक्ट फैक्टर वेब ऑफ साइंस में आते हैं। पर अगर आप देखोगे इनका एक साइंस जर्नल जो आता है वो हमेशा नेचर जो है वन ऑफ द हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर में आता है, और उसी के साथ इनका एक जो जर्नल है साइंस, वो भी हमेशा हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर के लिस्ट में ही रहता है, कभी नंबर 2, कभी नंबर 3, ऐसे वो बदलता रहता है। अब आप ये वेबसाइट देखिए, कोई भी पब्लिकेशन की वेबसाइट, इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब अगर हम रिसर्चर है, हमें आर्टिकल्स पढ़ना है और आर्टिकल सबमिट करना है, तो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा समय बिता के कि आपको कहाँ जाना है। अब यहाँ का ट्रिपल एस में क्या है, हु वी आर का जो सेक्शन है, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये जो साइंस जर्नल, उस सेक्शन को क्लिक करेंगे तो ये सारे जर्नल्स ओपन हो जाएंगे। तो कोई भी जब आप पब्लिकेशन में होते यूज करते हैं तो थोड़ा समय या फिर ओरिएंटेशन सेशंस होना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि हर पब्लिकेशन का एक एक्सेसिबिलिटी अलग है। एक बार ओरिएंटेशन सेशन हो जाता है तो उनको आसान होगा कहाँ जाके सर्च करना है, क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिल सकता है, क्या हर एक बेस्ट कैपेबिलिटी में आप ये रिसोर्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। अब ये जो साइंस है, ये एक तरह का जर्नल मैगजीन तरह का है, जहाँ पे न्यूज, कमेंट्री और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, इंटरव्यूज, ये सारी चीजें छपती है। तो जैसे हमने फिजिक्स भी देखा था, वो भी एक मैगजीन है। तो अगर आपको देखना है कि जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि लेटेस्ट क्या चल रहा है, या मैं जब रिसर्च भी करने जाती हूँ तो क्या मैं रिसर्च कर सकती हूँ लेटेस्ट टॉपिक पे, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको मैगजीन के जरिए भी मिल सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप मैगजीन, जिससे आपको लेटेस्ट उस सब्जेक्ट में क्या चल रहा है वो पता चलेगा। साइंस एडवांसेस, इनका गोल्ड ओपन एक्सेस है, यानी कि ऑल द कंटेंट हमारे लिए, रीडर्स के लिए फ्री है, और बाकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। मैथ्स का ये एक जर्नल है, इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड मैथ्स। अब आप जब वेबसाइट पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो है, ये मैंने वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया है। हर पब्लिकेशन को पता है कि जब हम जर्नल गलत चूज कर लेंगे तो हमारा आर्टिकल रिजेक्ट भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने काफी स्मार्ट तरीके से अपने वेबसाइट पे, हर पब्लिकेशन ने अगर आप देखेंगे ना तो एक डिजाइन किया हुआ है। इस तरह हर डिजाइनिंग अलग है। किसी ने सिर्फ एक लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है जिससे आप सही जर्नल चूज करते हैं। अब यहाँ सायम ने इस तरह का एक डिजाइन रखा है। अगर मैं डेटा साइंस पे क्लिक करूंगी तो डेटा साइंस के सायम के पास ई बुक्स भी है और सायम के पास जर्नल्स भी है। तो इफ आई क्लिक ऑन डेटा साइंस, ऑल द कंटेंट रिलेटेड टू डेटा साइंस विल ओपन अप। तो जर्नल फिर आसान हो जाता है सिलेक्ट करना। ये जो है स्टे कनेक्टेड रहने के लिए। अब पब्लिकेशन में कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, तो कॉन्फ्रेंसेस में लाइक माइंडेड एक्सचेंज होते हैं। मैथ्स रिलेटेड आपको सारे सिमिलर माइंड्स और ग्रेट माइंड्स कॉन्फ्रेंसेस में मिलेंगे, और प्रोग्राम्स और रिसोर्सेज भी चेक करना चाहिए हर पब्लिकेशन के, हमारे बड़े काम की चीज है। और जो न्यूज और मैगजीन्स होती है वो तो डेफिनेटली हमारे रियल हीरोज जो होते हैं, उनके इंटरव्यूज, उनका काम वहां पे मेंशन होता है, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज से है तो प्रोजेक्ट म्यूज एक इस तरह का पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पे 125 प्लस पब्लिशर्स लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। इस प्लेटफॉर्म पे उन सब पब्लिशर्स ने अपने जो ई बुक्स है और अपने ई जर्नल्स है वो एक
जगह पे लेकर आए हैं। इससे क्या होता है कि एज एन यूजर मुझे 10 जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, ये मिस हो गया या मैंने वो रेफर नहीं किया, मुझे वो डर नहीं लगेगा। सब कुछ यहाँ ऑलमोस्ट अवेलेबल है, और इसीलिए जो बचे हुए हैं वो भी प्रोजेक्ट न्यूज पे इन कमिंग टाइम्स वो आएंगे। एज अ स्कॉलर अगर मैं कहूँ तो बड़े काम मुझे आएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी एक्सेसिबिलिटी यहाँ मिलेगी। 8,000 से ज्यादा बुक्स मिलेंगे और 800 से ज्यादा जर्नल्स मिलेंगे। यहाँ भी आप देखिएगा एडवांस सर्च का फीचर है। ये फीचर अगर मैं इस्तेमाल करूंगी तो जो 800 जर्नल्स है उसमें से जो मेरा राइट जर्नल है वो जल्दी से ओपन हो जाएगा। अब ये है वर्ल्ड लाइब्रेरी। वर्ल्ड लाइब्रेरी अपने आप में एक तरीके का सब्सक्रिप्शन आपको जो ये मिलेगा ऑनलाइन बेस्ड ई बुक्स के लिए, ये सब्सक्रिप्शन है। ये इसका वेबसाइट है database.worldlibrary.org। अब बुक्स अवेलेबल होती है डेफिनेटली, पर अगर वर्ल्ड लाइब्रेरी में हमारे पास सब्सक्रिप्शन है तो सारी जो भी बुक्स है, ये जब एक्सेसिबिलिटी एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाती है तो मुझे एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है। सारे सब्जेक्ट एरिया तो कवर होते ही होते हैं, पर जो मिलेनियल बुक्स है, जो इस तरह की बुक्स है जो अमेरिका के लाइब्रेरीज में है, मतलब बहुत प्रेस्टिजियस मिलेनियल बुक्स, मिलियंस ऑफ बुक्स और सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। तो आप देख लीजिए डिफरेंट लैंग्वेजेस है यहाँ पे। मराठी लैंग्वेज के 12,000 बुक्स है, हिंदी के 98,624 बुक्स है, और अलग अलग जो इंग्लिश लैंग्वेजेस सब सब्जेक्ट एरिया के बुक्स आपको वर्ल्ड लाइब्रेरी में मिलेंगे। ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर पे आप हमेशा ध्यान रखिए कि फिल्टर इस्तेमाल कीजिए जब भी आप यूज कर रहे हैं। तो इस फिल्टर का इस्तेमाल करके आप टाइटल अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड डालना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप रिसर्च राइटिंग में भी आप जब लिखते हैं तो आपको राइटिंग में भी आता है कि कीवर्ड डालने के लिए हमेशा आपको पूछा जाता है। वो कीवर्ड आप अगर सही से नहीं डालेंगे ना, तो जब कोई यहाँ पे मैं लिखेगा तो आपका आर्टिकल नहीं आएगा। तो वो कीवर्ड भले ही पब्लिकेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कोई वहां पे लिख रहा है आप वो कीवर्ड, आपका पेपर आना चाहिए अगर आपने सही से वो कीवर्ड इस्तेमाल किया है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि जब आप लिखते हैं आपका आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल, टाइटल, ऑथर नेम, एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट के नीचे कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड इसलिए भी बहुत जरूरी होते हैं, जब भी कोई डालेगा तो वो आ जाना चाहिए। अब ये जो फीचर होता है एंड, ये यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में और 3 चीजें आती है, वो है एंड और नन। इसे बुलियन सर्च कहते हैं, लॉजिक ऑपरेशन। अब इसमें क्या होता है कि कीवर्ड्स सिनोनिमस भी हो सकते हैं, तो 2 तरह के वर्ड्स सिमिलर मीनिंग के हो सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे वो 2 सर्चेस मैं कर रही हूँ तो मैं मल्टीपल सर्चेस, यहाँ देखिए कितने कीवर्ड और कितने एंड ऑप्शन है, मल्टीपल सर्चेस में एक क्लिक में कर सकती हूँ, वो मुझे यहाँ फायदा मिलता है। तो इस तरह के हम सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें साइंटिफिक राइटिंग, पब्लिकेशन रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर सके, आप आपका कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से कर सके, इम्पैक्ट आपका रिसर्च कर सके। हमें फॉलो कीजिए nikita.vanjari@balaniinfotech.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हो आप हमें लिख सकते हैं। हम आज की जो सेशन का यूट्यूब पे हम वीडियो हमारे वेबसाइट पे डालते हैं, तो हमें 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए। उसके बाद जो बाकी पार्टिसिपेंट्स वो नहीं आ पाए या अनफॉर्चुनेटली जो नहीं अटेंड कर पाए, वो लोग भी ये वीडियो बाद में देख सकते हैं। तो आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, वो फीडबैक फॉर्म आप जब सबमिट करेंगे तो हम उसके समय कम से कम हमें 2 से 3 हफ्ते दीजिए। इस समय में हम आपको ई सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सेशन के बाद ईमेल आ जाता है कि सर्टिफिकेट के लिए। प्लीज हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 से 3 हफ्ते का समय दीजिए। अगर इस समय तक आपको नहीं मिला तो डेफिनेटली हमें लिखिए। उसके अलावा हम आपके कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज अगर हो तो आप अभी भी चैट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। मैंने मेरा स्क्रीन शेयर करना बंद कर दिया है, 1 सेकेंड। यस, तो मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया है। फीडबैक फॉर्म लिंक अगर आपके साथ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी टीम को कि वो फीडबैक फॉर्म शेयर करें।
आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हो वो भी आप लिख सकते हैं। तो हमें हमारे पास अभी कुछ और मिनट्स है, तो आप आपके क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको फीडबैक फॉर्म इस वक्त ना मिले तो हम आपके ईमेल आईडी पे, आपने जिससे रजिस्टर किया है उस ईमेल आईडी पे कुछ समय में एक फीडबैक फॉर्म शेयर कर देंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको फीडबैक फॉर्म ईमेल में मिल जाएगा। आप जब फिल करेंगे आपको ई सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड करेंगे, और इस सेशन का यूट्यूब लिंक भी हम सर्टिफिकेट सेंड करते समय आपको शेयर करेंगे। तो ये कुछ 2 से 3 हफ्ते में डेफिनेटली हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं। किसी ने फीडबैक फॉर्म के लिए कहा है तो डेफिनेटली आफ्टर द सेशन हम प्रोवाइड कर देंगे। और पीपीटी के लिए अगर आपने कहा है तो यूट्यूब लिंक के जरिए वो पीपीटी आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि पार्टिसिपेशन ज्यादा था। जो बच्चे नहीं अटेंड कर पाए उनके साथ भी हम इसको शेयर करना चाहेंगे, ताकि वो भी बाद में ये वीडियो देख सके और इसका इस्तेमाल कर सके। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जब हम जाते हैं, क्योंकि आप सब अपने सब्जेक्ट एरिया से आते हैं, कोई इकोनॉमिक्स से, कोई हिंदी से, तो उस हिसाब से हर एक सर्च की चीजें चेंज होती रहती है। हाउएवर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमने आज देने की कोशिश की है, ताकि आपको रिसर्च में आसानी हो। इसके साथ धन्यवाद सबका। आई होप आज का सेशन आपके काम आए, और आपने इतना समय हमें दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कुसुम मैम, अब आप प्लीज। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैम अभी तक आपका आवाज नहीं आ पा रहा है। आपने अनम्यूट कर दिया है बट आवाज अब आ रहा है? हाँ मैम अब आ रहा है। हाँ, ये मेरी फैकल्टी की तरफ से क्वेश्चन है हाँ कहिए। कि ये जो आपने बताया ना सॉफ्टवेयर ड्रिल बिट, हाँ मैम, इसके अलावा भी कोई हिंदी प्लगइन चेकिंग के लिए सॉफ्टवेयर है? मैम जो इसके कंपैरेबल जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टर्निटिन है, उरकुंड है, वो कंपैरेबल कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे। पर हिंदी लैंग्वेज के लिए जहां तक मेरी जानकारी आती है, ड्रिल बिट इज वन ऑफ द बेस्ट। तो ये एक बेस्ट हिंदी लैंग्वेज के लिए, रीजनल लैंग्वेज के लिए बनाया गया है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। तो मेरी जानकारी में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फॉर हिंदी। मैम हम ड्रिल बिट के और लैंक्विल के दोनों के ट्रायल्स देते हैं। तो अगर आपके लाइब्रेरी में ये जरूरी है तो हम ट्रायल दे सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू डू दैट। ट्रायल्स आप लेकर आप यूज करके आप देख सकते हैं। ओके, मैम से अपनी बात करेंगे, प्रिंसिपल मैम से, फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे। डेफिनेटली। बहुत बहुत आभार महोदया, बहुत ही बेहतरीन और सारगर्भित व्याख्यान आपका रहा। इस वेबिनार में बहुत सारे अध्येता जुड़े हैं, वो शिक्षक के रूप में भी हैं और सुधार्थी के रूप में भी हैं और भावी सुधार्थी के रूप में भी हैं। हमारी छात्राएं बहुत सारी जुड़ी हैं, छात्र छात्राएं बहुत सारे जुड़े हैं। तो आपका व्याख्यान सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सभी के लिए अकादमिक लेखन बहुत जरूरी है। प्रमोशन के लिए हो, चाहे थीसिस के लिए, पीएचडी के लिए हो, थीसिस सबमिशन के लिए हो, और सीखने के लिए भी। तो लेखन तो बहुत आसान है, किंतु स्तरीय लेखन बहुत कठिन है। आपका यह जो व्याख्यान रहा वह स्तरीय लेखन के लिए जो भी आवश्यक सभी बिंदु हैं, आपने उन सभी पर विस्तार से प्रकाश डाला, और विषयवार प्रकाशन और डेटा से संबंधित जो भी संबंधित डेटाबेस के बारे में भी आपने बताया। साहित्यिक चोरी की समस्या अकादमिक लेखन के क्षेत्र में बहुत बड़ी है, और शोध लेखन और शोध आलेख लेखन में कट और पेस्ट की जो संस्कृति है उस पे एक बड़ा वर्ग निर्भर रहता है। तो उस समस्या के बारे में भी आपने, और उसके समाधान के बारे में भी आपने संक्षिप्त ही सही लेकिन बहुत सारगर्भित व्याख्यान दिया। मैं अपने मोबाइल से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई, टेक्निकल इशू हो गए कुछ का, इसलिए मैं मैम के से आके कह रही हूँ। बहुत बहुत हमारे पूरे महाविद्यालय की तरफ से आपका बहुत ही ज्यादा आभार।
इसके साथ ही साथ हमारे प्यारे बच्चों की तरफ से हमारे बहुत सारे शोधार्थी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, BN मंडल विश्वविद्यालय बिहार से जुड़े हुए हैं, बलिया से जुड़े हुए हैं और देश की विभिन्न जगहों से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत से, जो भी उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान रहा, बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित व्याख्यान, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इसके साथ ही साथ हमारी इस आयोजन की प्रभारी डॉक्टर कुसुम लता मैम को, जो कि हमारी बड़ी बहन और अग्रजा है, इनको मैं आमंत्रित करूंगी धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मैम, सबसे पहले प्रिंसिपल मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी हम लोग को दी। दूसरा धन्यवाद कैलाश बलानी जी को, जिन्होंने हमें इतना अच्छा रिसोर्स पर्सन दिया, जिन्होंने हमें इतनी इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव, फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन दी इस टॉपिक पे। और थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट ऑल ओवर द इंडिया जो हमारे इस वेबिनार में जुड़े, और हम सोचते हैं कि इन फ्यूचर भी हम निकिता जी से जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। Thank इसके you. सेशन खाली आप ना ई सर्टिफिकेट का ध्यान रखिएगा। मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमें थोड़ा समय दे दीजिएगा, हम बिल्कुल दे देंगे और YouTube लिंक भी दे देंगे मैम, जो आप शेयर करें। अब इसके साथ खत्म या मैम कहिए? तो फिर मीटिंग अब समाप्त करते हैं। हाँ, बिल्कुल अगर सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं।